Okay, students, so let us look at this question. There are 25 rooms in a hotel. Each room can accommodate at most 3 people. Now, for each room, the single occupancy charge is rupees 2000 per day, double occupancy charge is rupees 3000 per day, and the triple occupancy charge is rupees 3500 per day. Now, there are 55 people staying in a hotel today. What is the maximum possible revenue from room occupancy charges today? चलिए देखिए, अब या तो रूम जो है वो हो सकता है किसी सिंगल पर्सन ने ऑक्यूपाई किया हो, है ना, या हो सकता है 2 लोगों ने ऑक्यूपाई किया हो, या हो सकता है 3 लोगों ने ऑक्यूपाई किया हो. लेट्स एज्यूम ए इज द नंबर ऑफ रूम्स विथ सिंगल ऑक्यूपेंसी. ठीक है, ए वो वाले रूम्स है जहां एक एक बंदा रह रहा है. सिमिलरली आई एम एज्यूमिंग बी इज द नंबर ऑफ रूम्स विद डबल ऑक्यूपेंसी एंड सी इज द नंबर ऑफ रूम्स विथ ट्रिपल ऑक्यूपेंसी. So A, B, C are the rooms, है ना. A is the number of rooms with single people, B is the number of rooms with 2 people, and C is the number of rooms with 3 people. So number of rooms का जो टोटल है यार वो 25 है. तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी A plus B plus C is equal to 25. Now we'll get another equation from this condition. There are total of 55 people. अब देखिए जो ए हमने नंबर ऑफ रूम्स लिए थे जहां एक एक बंदा रह रहा है. सो द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम विल बी ए इंटू वन, दैट इज ए. Number of people living in double occupancy room, that would be 2 into B. And similarly, C is the number of rooms with 3 people living in each room. So number of people will be 3C. So we'll get another equation. A plus 2B plus 3C is equal to 55. देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, यहाँ 3 वेरिएबल है, राइट. Let's subtract it from the second equation. If I subtract the first equation, A gets cancelled. We'll get B plus 2C. We'll get B plus 2C is equal to 30. अब देखो यार, हमें ये पता है कि B plus 2C 30 है. अब मुझे ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि अगर मुझे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, अगर मुझे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे बी और सी में किसको ज्यादा से ज्यादा या किसको कम से कम रखना चाहिए. दिस आई हैव टू फिगर आउट कि मैं बी को ज्यादा से ज्यादा रखूं या मैं सी को ज्यादा से ज्यादा रखूं. अब ये हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? नाउ जस्ट सी हियर, बी वी हैव एज्यूम्ड बी इज द नंबर ऑफ रूम्स विद डबल ऑक्यूपेंसी. अब आप खुद सोचें, अगर कोई डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम में रह रहा है, डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम में रह रहा है कोई, तो पर पर्सन चार्ज कितना पड़ेगा? नो 3000 पर डे is the charge for the double occupancy room. तो कहने से per person charge will be 3000 by 2, that is 1500. मतलब अगर कोई बंदा डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम में रह रहा है तो हम कह सकते हैं कि पर पर्सन चार्ज विल बी 1500. एंड सिमिलरली फॉर ट्रिपल ऑक्यूपेंसी चार्ज इज रुपीज 3500. कहने से अगर कोई ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाले रूम में रह रहा है तो पर पर्सन चार्ज कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 3500 by 3, right? Which comes out to be approximately, you can say 1166 something. Okay, 1166.67. What does it mean, students? हमें रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है. तो अगर मुझे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है तो कहने से कि जो बी है, बी हमने क्या लिया था? नंबर ऑफ रूम्स विद डबल ऑक्यूपेंसी. आप देखिए डबल ऑक्यूपेंसी वाले कोई रूम में रह रहा है तो पर पर्सन चार्ज इज 1500. ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाले रूम में कोई रह रहा है, पर पर्सन चार्ज इज 1166.67. तो मेरा एम क्या होना चाहिए? मेरा एम होना चाहिए कि जो डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम है, मतलब जो बी है, बी, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा रखूं. अगर मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि बी को ज्यादा से ज्यादा रखना है, नाउ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी. अब देखिए बी को ज्यादा से ज्यादा भी रखना है, राइट. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए बी प्लस 2C अगर 30 है, नाउ जस्ट सी इफ आई पुट बी इज इक्वल टू 30, इज इट इवन पॉसिबल? If you put b is equal to 30, in that case you will get c is equal to 0. But first equation says a plus b plus c is 25. अगर a plus b plus c ही 25 है तो यार b 30 तो हो ही नहीं सकता. तो एक बात तो पक्की है कि b क्या होना चाहिए? b 25 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना. b 25 से ज्यादा नहीं हो सकता. Now very important students, b has to be even as well, क्योंकि देखिए ये 2c जो है वो तो even ही है
और 30 जो है वो भी इवन है। तो अगर 30 भी इवन है, 2C भी इवन है, बी डेफिनेटली हैज टू बी इवन। अब बी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? तो लेट्स पुट बी इज इक्वल टू, बिकॉज आई नो बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 25, बी हैज टू बी इवन एज वेल। अब अगर मैं बी को 24 लेता हूं, तो उस केस में आप देखिए यहां से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इफ आई टेक बी एज 24, आई गेट सी एज 3। अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी स्टूडेंट्स इज 25, और यहां से मेरे पास b प्लस सी की वैल्यू ही 25 से ज्यादा आ रही है। सो दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इफ आई पुट b इज इक्वल टू 22 स्टूडेंट्स, because b has to be even, in that case you can see c is coming out to be 4. This is also not possible, because यहाँ b plus c ही 26 आ रहा है, जबकि a plus b plus c 25 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। Now if I put b is equal to 20 students, in that case you can see c is coming out to be 5, and this case is possible, क्योंकि अगर मैं b को 20 ले लूं और c को 5 ले लूं, हाँ, तो a 0 हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। ठीक। तो दिस विल गिव अस द मैक्सिमम रेवेन्यू। नाउ लेट्स स्टूडेंट्स कैलकुलेट इट। सो इफ देर आर 20 rooms with double occupancy, per room charge is, for double occupancy is 3000, so 20 into 3000. And students, there are 5 rooms with triple occupancy. Per room charge is 3500, so we'll get 5 into 3500. Now let's add it, we'll get 60,000. And 3500 into 5, 35 into 5 is 175, so we'll get 17500, and this comes out to be 77,500. तो ये हमारा यार मैक्सिमम रेवेन्यू हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। I hope this question is clear to everyone. Okay, students, so let us look at this question. Ramesh bought a mobile from a local store. He paid 1/6 of the price via UPI, 1/3 of the price via cash. He agreed to pay the balance amount a year later. While paying back the balance amount, he paid 10% interest on the balance amount. Interest paid was rupees 6,000. What was the original price of the mobile? अब देखिए यार, यहाँ में गिवन है कि ही पेड 1/6 वाया यूपीआई, 1/3 वाया कैश। तो मैंने एक ऐसा नंबर ले लिया जो 6 और 3 का मल्टीपल है। 6 और 3 का मल्टीपल 6 है, सो आई एज्यूम ओरिजिनल प्राइस ऑफ द मोबाइल टू बी 6x। ठीक है। तो अब देखिए यूपीआई के थ्रू उसने कितना पे किया? यूपीआई के थ्रू उसने पे किया 1/6 ऑफ 6x, विच इज x। थ्रू कैश he paid 1/3 of 6x, which is 2x. Now just see here, how much is the balance amount? He has paid 3x out of 6x, so balance is also 3x now. Balance amount is 3x now. Now on this balance amount, he is paying 10% interest. So 10% of 3x, students, will be 3x by 10. This is the interest he paid, and this is given to us as 6,000. So students, from here I can say x comes out to be exactly 20,000. Okay, 2,000 into 10, x comes out to be 20,000. हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा, ओरिजिनल प्राइस को मैंने लिया 6x, so answer will be 6 into 20,000. So answer comes out to be 1,20,000. Okay, students, I hope this question is clear to all of you. C is the correct answer. Okay, students, so the question here is Adu and Amu, they have bought 2 pieces of land on the moon from an e-store. Both the pieces of land have the same perimeters. Adu's piece of land is in the shape of a square, while Amu's piece of a land is in the shape of a circle. We have to find ratio of areas of Adu's piece of land to Amu's piece of land. देखिए पेरीमीटर स्क्वायर का और सर्कल का सेम है। स्क्वायर की साइड को यार मैंने स्क्वायर साइड, आई एम एज्यूमिंग इट टू बी लेट्स से स्मॉल ए, और ऐसे ही सर्कल के केस में जो रेडियस है उसको मैंने स्मॉल आर मान लिया। Now perimeter is same. Perimeter in case of a square will be 4 times A.
एंड सर्कल का यार जो पेरीमीटर होता है दैट इज 2 पाई आर. सो 4a is equal to 2 pi r. Now students, from here I can find a in terms of r. मैं यहां से कह सकता हूं कि a is equal to 2 pi r by 4, that means pi r by 2. तो मैंने a की वैल्यू निकाल दी r के टर्म्स में. अब देखिए मुझे एरियाज का रेशियो निकालना है. अदू का जो पीस है दैट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया इज a स्क्वायर. सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट. a स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. नाउ I can write a square in terms of r only. So pi r by 2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, राइट, आई एम पुटिंग a is equal to pi r by 2 here, so I'll get pi square r square by 4 is to pi r square. Now you can see students, r square gets cancelled. ये pi और pi भी cancel हो जाएगा. So answer comes out to be pi by 4 is to 1, which is pi is to 4. Pi is to 4, students. Option B will be the correct answer. I hope it is clear to everyone. Okay, students, so let us look at this question. Market value of beams made of a rare metal has a unique property. The market value of any such beam is proportional to the square of its length. Due to an accident, one such beam got broken into two pieces having lengths in the ratio of 4:9. Considering each broken piece as a separate beam, how much gain or loss with respect to the market value of the original beam before the accident is incurred? Now students, the condition given here is कि market value जिसको मैंने V मान लिया, it is directly proportional to the square of its length. लेंथ को मैंने L मान लिया, so V is directly proportional to L square. I hope आप सबको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, we have to take a constant, so V is equal to K times L square. अब क्योंकि ये गिवन है कि वन सच बीम गॉट ब्रोकन इनटू टू पीसेस हैविंग लेंथ इन द रेशियो 4:9, तो जो रेशियो है 4:9, मैंने वैल्यूज को 4 और 9 ही एज्यूम कर लिया. तो अगर मैं वैल्यूज को 4 और 9 एज्यूम कर रहा हूं, दैट मींस जो ओरिजिनल बीम थी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? उसकी लेंथ विल बी 13. सो बेसिकली लेंथ ऑफ 13, नाउ इट गॉट ब्रोकन इनटू टू पीसेस ऑफ लेंथ 4 and 9. नाउ स्टूडेंट्स, जिस बीम की लेंथ 13 थी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी बीम की? दैट वुड बी 13 स्क्वायर इंटू के, दैट मींस 169 टाइम्स के. एंड नाउ इट गॉट ब्रोकन इनटू टू पीसेस हैविंग लेंथ 4 and 9. तो यार जिस बीम की लेंथ अब 4 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी के इंटू 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 16 टाइम्स के. एंड सिमिलरली जिसकी लेंथ 9 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 स्क्वायर इंटू के, दैट मीन्स 81 के. सो 16 के प्लस 81 के 97 के. तो यार ओरिजिनल बीम की वैल्यू थी 169 के, और अब जो वैल्यू है दैट इज 97 के. सो यू कैन सी देयर इज अ लॉस ऑफ 169 माइनस 97, विच कम्स आउट टू बी 72 टाइम्स के. और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 169 के. सो 72 के डिवाइडेड बाय 169 के परसेंटेज में निकालना है, सो इनटू 100. सो यू कैन सी के गेट्स कैंसिल्ड. Now 72 upon 169 into 100. Students, just see here, अगर डिनोमिनेटर में 170 भी होता ना, 170 भी होता डिनोमिनेटर में, so this would have been more than 40% because 17 into 4 is 68. तो डेफिनेटली आंसर जो आएगा वो 40% से तो ज्यादा ही आएगा. So you can see there is only one option which is in the range of 40s, right? So option D, 42.6 will be the correct answer. Okay, students. So the question is ABCD is a rectangle where the coordinates of C and D are -2, 0 and 2, 0 respectively. Area of rectangle is 24. Which of the following is a possible equation representing the line AB? तो coordinate axis बना लेते हैं यार पहले. So this is x-axis, y-axis. अब C और D के हमें coordinates given है -2, 0 and 2, 0. So let's say this is -1, 0. This is -2, 0. So this is C, -2, 0. This is 1, 0. This is 2, 0. So this point is D, which is 2, 0.
Now students, CD is one of the sides, right? CD is one of the sides, और CD की लेंथ आप लोग देख सकते हैं, CD की लेंथ है 4. तो कहने से यार अगर CD की लेंथ 4 है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, अगर CD की लेंथ 4 है, okay, this is of 4 units. Now because area is 24, area is 24, so 24 is equal to, one of the sides is 4, taking other side to be x. So I can say the other side is coming out to be 6. Now the point is, where is AB, right? AB definitely will be parallel to CD, students, right? AB will be parallel to CD. अब AB देखें, CD के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है. ठीक है, आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है, क्योंकि एरिया 24 है, एक साइड 4 है तो दूसरी साइड 6 है, और AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है. अब AB CD के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. So let's plot AB here in one of the cases. इसको मैंने AB मान लिया, अगर AB CD के ऊपर है, लेकिन ये भी हो सकता है कि AB नीचे को हो. तो यार ये दो तरीके से फिगर बन सकती है. तो अगर ऊपर ए बी आ रहा है, राइट, अगर ऊपर ए बी आ रहा है, सो दिस विल बी बी, दिस विल बी ए, और अगर नीचे ए बी आ रहा है, सो दिस विल बी बी एंड दिस विल बी ए. Now mind you, we have figured out the other side is 6. So if the other side is 6, can I say students, this side will be 6? अब अगर ये 6 है तो यार ये मैं निकाल सकता हूं, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा. Now this point was minus 2 comma 0, and this point is 6 units above x-axis. Okay, this point is 6 units above x-axis. तो यार ये वाला point कितना हो जाएगा? This will be minus 2 comma 6. And similarly students, uh, this is also 6. Now this point is 2 comma 0, so I can find this point. This point is again 6 units above the x-axis, so 2 comma 6. तो यार ये एक सिनारियो है. ऐसे ही यहाँ बी, अगर नीचे अगर ए बी बन रहा है ना, अगर ए बी सी डी के नीचे बन रहा है, तो फिर बी कोऑर्डिनेट कितना आ जाता. इन दैट केस नाउ दिस इज 6 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस, सो दिस वुड हैव बीन -2 कॉमा -6, एंड सिमिलरली दिस वुड हैव बीन स्टूडेंट्स 2 कॉमा -6. देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी. अब देखिए अगर मैं ऊपर वाला केस लेता हूं, तो आप देखें, आप ए बी लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लें, आप ए बी लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लें, यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ए बी, एक्स कोऑर्डिनेट विल चेंज, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट विल चेंज बट वाई विल रिमेन 6 ओनली. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट वुड बी y इज इक्वल टू 6. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर ए बी नीचे होता सी डी के, उस केस में भी आप देखें एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, y इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन वुड हैव बीन y इज इक्वल टू -6. तो y इज इक्वल टू 6 भी एक पॉसिबिलिटी है, या y इज इक्वल टू -6 भी एक पॉसिबिलिटी है. तो ऑप्शन में आप देखिए इन दोनों में से हमें एक ही चीज गिवन है. So option E, y is equal to 6, is one of the possibilities. So option E is the correct answer. Okay, students, so let us look at this question. Consider the quadratic function f of x is equal to ax square plus bx plus a, having two irrational roots, with a and b being two positive integers such that a comma b is less than equal to 9. All such permissible pairs a comma b are equally likely. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a प्लस बी इज ग्रेटर देन 9. तो पहले तो यार आप ये देखें कि इरेशनल रूट्स है, तो इससे क्या हमें पता लग रहा है, अगर रूट्स इरेशनल है दैट मीन्स बी स्क्वायर -4ac. स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर -4ac की अगर मैं बात करूं डिस्क्रिमिनेंट की, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. दूसरी चीज, बी स्क्वायर -4ac. स्टूडेंट्स, इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यार अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, राइट, तो अगर हम रूट्स निकालेंगे तो रैशनल रूट्स आ जाएंगे. सो बी स्क्वायर -4ac, इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ लेट्स यूज दीज टू कंडीशंस.
अब देखिए यहां पर जो कांस्टेंट है वो ए है ना, कांस्टेंट जो है वो ए है, सो आई कैन से बी स्क्वायर minus 4ac will become 4 into a into a, that means 4a square. So b square minus 4a square is greater than 0, which means b square is greater than 4a square. मैं यहां से ये भी कह सकता हूं b is greater than twice of a. तो एक कंडीशन आ गई मेरे पास, b is greater than twice of a. याद रहे हमें ये भी चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना. c की जगह अगर मैं यहाँ a पुट कर दूंगा, बिकॉज कांस्टेंट यहाँ a है, सो आई हैव टू मेक श्योर बी स्क्वायर माइनस 4 into a, दैट मीन्स 4a स्क्वायर. याद रहे इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो पहले तो इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं कि b इज ग्रेटर देन 2a, और a और b देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स है और उनकी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है. तो एक काम करते हैं, पहले a को 1 पुट कर लेते हैं. सो इफ आई पुट a इज इक्वल टू 1, लेट्स फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b. सो इफ a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हैज टू बी स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 2. नाउ इफ b इज ग्रेटर देन 2, b कैन बी 3 4 5 6 7 8 9. अब ये कंडीशन चेक कर लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अब देखिए 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर मैं a को 1 पुट करूं, अगर मैं a को 1 पुट करूं तो 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर स्टूडेंट्स विल बी 4. सो नाउ इफ आई पुट b इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 माइनस 4, है ना, क्योंकि जब मैं a को 1 पुट कर रहा हूं ये वाली वैल्यू तो 4 है. So 3 square, which is 9, 9 minus 4 is 5. 9 minus 4 is 5. It is not a perfect square, so this is valid. 4 square students 16. 4 square is 16. 16 minus 4, 12 is not a perfect square. ये भी valid है. ऐसे अब देखें 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 25. 25 minus 4, it is not a perfect square. Similarly 36 minus 4, 32 is not a perfect square, तो ये भी लेना पड़ेगा. 7 square students is 49. 49 minus 4, 45 is not a perfect square. 64 minus 4, 60 is not a perfect square. 9 square 81 minus 4, 77 is not a perfect square. So सारे केसेस पॉसिबल है, राइट, ये सारे केसेस पॉसिबल है. तो कितने केसेस आ गए यहां से हमारे पास, 7 सच केसेस. नाउ लेट्स पुट a is equal to, let's put a is equal to 2. If I put a is equal to 2, b is greater than 2a, that means b is greater than 4. तो आप देखिए b की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, b is greater than 4, b can be 5 6 7 8 9. याद रहे मुझे ये चेक करना है कि b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. Now, what will be 4a square here? In this case, can I say 4a square, students? 4a square will become 4 into 4, that is 16. तो अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25. 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 इज 9. 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये वाला केस अब हम नहीं ले सकते क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए. Similarly 6 square 36 students, 36 minus 16, 20 is not a perfect square, ये वाला केस हम ले सकते हैं. 7 square students 49, 49 minus 16, 33 is not a perfect square, ये भी ले सकते हैं. 8 square students 64, 64 minus 16, 48 is not a perfect square, ये भी ले सकते हैं. 81 minus 16, 65 is not a perfect square, तो ये भी ले सकते हैं. Let's put a is equal to 3 now. If I put a is equal to 3, now b should be greater than 6. B should be greater than 6. B can be 7, 8 and 9. Again, I have to check this condition. B square minus 4a square should not be a perfect square. If I put b as 7, है ना, तो b square तो 49 हो जाएगा. देखिए 4a square कितना होगा, 4a square will be 4a square students will be 4 into 9, that is 36. तो पहला केस क्या हो जाएगा, 49 minus 36. 49 minus 36 is 13. It is not a perfect square, तो ये ले सकते हैं. Similarly students 8 square is 64. 64 minus 36, 28 is not a perfect square, तो ये भी ले सकते हैं. 9 square students is 81. 81 minus 36, 81 minus 36, 45 is not a perfect square, तो ये भी ले सकते हैं. Let's put a is equal to 4 now. If I put a is equal to 4 students, b is greater than 8, that means the only possibility is b is equal to 9. And now students, if you put b as 9, 9 square is 81.
and 4 into a square, that means 4 into 4 square, which is 64. 81 minus 64, 81 minus 64 students is 17. 17 is not a perfect square. ये वाला केस भी हम ले सकते हैं. तो पहले देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज आई हैं, कितने वैलिड केसेस हैं, है ना, जो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहां से आ गए थे, राइट. यहां से 4 आए थे, यहां से 3 आए थे, और यहां से एक केस आया था. सो टोटल केसेस आर विच आर पॉसिबल आर 7 plus 4 plus 3 plus 1, which comes out to be 15. Now, students, I have to make sure that we are looking for those cases where a plus b is greater than 9. a plus b 9 से बड़ा भी होना चाहिए. तो अब a plus b अगर 9 से बड़ा होना चाहिए, तो जब मैंने a को 1 लिया है और a plus b 9 से बड़ा होना चाहिए, so the only possibility is I can take b as 9. तो ये मेरा फेवरेबल केस है ना. ये हमारे टोटल केसेस हैं 15. हमें चाहिए a प्लस बी ग्रेटर देन 9, सो दिस इज वन ऑफ द फेवरेबल केसेस. ऐसे ही जब मैंने a को 2 पुट किया, तो आप देखिए b की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ रही है. a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन 9, सो b कैन बी 8 एंड b कैन बी 9. दो केसेस यहां से भी आ जाएंगे. इफ आई पुट a इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स, इन दैट केस b इज इक्वल टू 7 8 एंड 9, ऑल 3 आर पॉसिबल. क्योंकि हर केस में आप देखें 9 से बड़ा ही आ रहा है a प्लस बी. एंड इफ आई पुट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 9, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए हमारे पास? फेवरेबल केसेस हमारे पास आ गए 7. सो 7 आउट ऑफ 15, ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर. थोड़ा मुश्किल है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन. आई होप आप सबको ये क्लियर है. Okay, students, so let us look at this question. A farmer has a quadrilateral parcel of land with a perimeter of 700 feet. Two opposite angles of that parcel of land are right angles, while the remaining two are not. The farmer wants to do organic farming on that parcel of land. Cost of organic farming is rupees 400 per square foot. Consider the following two additional pieces of information. Length of one of the sides of that parcel of land is 110 feet. Distance between two corner points where the non-perpendicular sides of that parcel of land intersect is 255 feet. To determine the amount of money the farmer needs to spend to do organic farming on the entire parcel of land, which of the above additional pieces of information are minimally sufficient? देखिए बेसिकली डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है. तो पहले हम हमेशा ये चेक करेंगे क्या इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स सफिशिएंट है या नहीं है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. If they are not individually sufficient, only in that case we'll combine both the statements to see whether now they are sufficient to answer the question or not. अब पहले देखिए निकालना क्या है. हमसे पूछा गया कि कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट, राइट, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मनी. तो टोटल कॉस्ट निकालनी है और कॉस्ट पर स्क्वायर फुट इज 400. तो बेसिकली मुझे एरिया चाहिए. अब मुझे ये देखना पड़ेगा क्या गिवन इंफॉर्मेशन से मैं एरिया निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं. बेसिकली यू नीड टू फिगर आउट क्या आप एरिया यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. मतलब एग्जैक्ट एक आंसर आना चाहिए. अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ रही है, दैट मीन्स स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट. तो पहले मैं सिर्फ स्टेटमेंट 1 को यूज करूंगा, यूजिंग ओनली स्टेटमेंट 1. सो लेट्स ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, दो एंगल्स ऑपोजिट 90 डिग्री गिवन है, तो लेट्स अज्यूम दिस एंगल टू बी 90 एंड दिस एंगल टू बी 90. डायगोनल बना लेते हैं, क्योंकि डायगोनल ये वाला बनाऊंगा ना तो उससे हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, एरिया कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा. नाउ वी आर यूजिंग ओनली द स्टेटमेंट 1. 110 फीट एक साइड गिवन है, तो ये 110 है. और इसके अलावा सिर्फ हमें ये पता है कि पेरीमीटर 700 है. क्या मैं इससे यूनिकली एरिया डिटरमाइन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? पहले मैं आपको बताता हूं कि स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट क्यों नहीं है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अब अगर मैं कोई दूसरी साइड एज्यूम कर लूं, अब ऐसा है नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूं. मान लो मैंने इसको 250 मान लिया. तो अगर मैंने 250 मान लिया, कहने से डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो डायगोनल का स्क्वायर विल बी 110 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर. ये डायगोनल का स्क्वायर होगा. बाकी दोनों साइड्स को लेट से मैंने एक्स और वाई मान लिया.
तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, आई कैन से डायगोनल का स्क्वायर विल ऑल्सो भी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 110 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर। बिकॉज आई नो दी पेरीमीटर 700, कहने से आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई एज वेल। तो देखिए एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 700 में से अगर मैं 360 कम कर दूं, सो आई गेट एक्स प्लस वाई एज 340। अब आप देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन मैं एक्स और वाई की वैल्यू तब निकाल पा रहा हूं जब मैंने 110 के अलावा एक साइड को कुछ एज्यूम किया है, देन आई एम एबल टू कैलकुलेट दी अदर टू साइड्स एज वेल। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। अगेन आई एम स्टिल यूजिंग स्टेटमेंट वन, है ना, मैं प्रूफ कर रहा हूं आपको स्टेटमेंट वन सफिशिएंट क्यों नहीं है। सो this is another quadrilateral. Let's say this angle 90, this angle 90. Let's draw the diagonal. Okay. एक साइड हमें 110 गिवन है। अब मान लो जहां मैंने 250 लिया था, वहां मैंने दूसरी साइड को लेट्स से 350 ले लिया, और बाकी दोनों साइड्स को मैंने एक्स और वाई में ले लिया। सो कहने से नाउ आई विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 110 का स्क्वायर प्लस 350 का स्क्वायर, एंड नाउ आई विल हैव एक्स प्लस वाई 700 में से अगर मैं 460 कम कर दूं, 460, सो आई गेट एक्स प्लस वाई एज 240। अब देखो फिर से आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आप एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड आई एम एबल टू कैलकुलेट एक्स एंड वाई यूनिकली ओनली इफ आई नो वन मोर साइड। 110 के अलावा एक और साइड पता होगी, तभी मैं बाकी दोनों साइड्स निकाल सकता हूं। अब देखो जब मैंने 250 एज्यूम किया तो एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज आ रही है, जब मैंने 350 एज्यूम किया तो एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज आ रही है। सो बेसिकली यू विल ऑलवेज हैव डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, है ना। यहाँ की जो चार वैल्यूज है वो यहाँ की चार वैल्यूज से डिफरेंट होंगी, सो यू विल ऑलवेज गेट अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, एंड दैट विल गिव यू डिफरेंट एरिया। एंड इफ इट विल गिव यू डिफरेंट एरियाज, तो इसका मतलब है आप एग्जैक्ट एरिया नहीं निकाल सकते। तो स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो यार ये तो सफिशिएंट नहीं है इंडिविजुअली। अब ऐसे ही मैं स्टेटमेंट टू यूज करूंगा। अब स्टेटमेंट टू में हमें गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर पॉइंट्स वेयर द नॉन परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ दैट पार्सल ऑफ लैंड इंटरसेक्ट्स इज 255 फीट। तो क्या मैं इससे एरिया निकाल सकता हूं? याद रहे एक इंफॉर्मेशन मेरे पास और है कि जो पेरीमीटर है वो 700 फीट है। सो लेट्स ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल। ये एंगल 90, ये एंगल 90, और स्टूडेंट्स हमें गिवन है 255 फीट, दिस डायगोनल इज गिवन 255। नाउ लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो इज नॉट सफिशिएंट। ये भी अलोन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। ऐसा क्यों? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। अब हम सबको पता है कि जैसे एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, है ना, 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट। यहां पर हाइपोटेन्यूज 255 है, 90 के सामने 255 है, मान लो ये 255 है, तो मैं बाकी दोनों वैल्यूज निकाल सकता हूं। नाउ 5 पार्ट्स 255 मतलब वन पार्ट इज 51, दिस विल बी 153 एंड दिस विल बी 204। देखिए आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये वैल्यूज ले रहा हूं। अब मान लो मुझे एक साइड पता होती, आपको एक साइड पता होती, चारों में से कोई एक साइड, तो आप एरिया निकाल सकते थे। कम से कम एक साइड पता होनी जरूरी थी। मान लो ये 153 होता, तो अगर ये 153 गिवन है तो कहने से मैं दूसरी साइड निकाल सकता हूं। आई कुड हैव यूज्ड ट्रिपलेट। आप ट्रिपलेट अगर नहीं भी यूज हो रहा होता तब भी आप ये वाली दूसरी साइड निकाल सकते थे ना, क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज पता है और ट्राइंगल की एक साइड पता है, तो आप दूसरी साइड निकाल लेते। ट्रिपलेट बस मैंने इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो मैं कह रहा हूं मान लो मुझे एक साइड पता है 153, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा आई विल गेट दिस साइड टू बी 204। नाउ लेट्स टेक दिस टू बी एक्स, दिस टू बी वाई। कहने से आई नो एक्स प्लस वाई, आई नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज वेल। तो एक्स प्लस वाई देखिए कितना आ जाएगा, 204 and 153, this adds up to
357, 357 यार अगर मैं 700 में से कम कर दूं, सो आई गेट 343. And students, you can see I also know x square plus y square, which is equal to 255 का square. Now you can calculate the values of x and y. अब इसमें मैं चारों साइड्स कब निकाल पा रहा हूं? मैं चारों साइड्स को तभी निकाल पा रहा हूं, कम से कम मेरे को एक साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि मान लो मेरे को ये वाली साइड पता थी, ट्रिपलेट यूज करके मैंने ये वाली साइड निकाल ली, और जब मैंने दो साइड्स निकाल ली तो फिर बाकी जो दोनों साइड्स है उनका सम भी मेरे को पता है, और बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम भी पता है, तो मैं बाकी दोनों साइड्स भी निकाल लूंगा. लेकिन अब आप खुद देखें कि ये सेट ऑफ वैल्यूज भी बार बार चेंज होती जाएंगी ना. ये तो मैंने 153 एज्यूम किया, उससे मेरी बाकी तीनों साइड्स भी आ गई. नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. एक क्वाड्रिलेटरल और बना लेते हैं, है ना, थोड़ा आपको बेटर समझ में आएगा. सो दिस एंगल 90 स्टूडेंट्स, दिस एंगल 90, दिस डायगोनल is 255. Now just see here students, 255 is 17 into 15, है ना. 17 के टेबल में भी 255 आता है, और मुझे पता है एक ट्रिपलेट है 8 15 17, है ना, एक ट्रिपलेट है 8 15 17. लेट्स यूज दिस ट्रिपलेट, है ना. अगर मैं इस ट्रिपलेट को यूज करूं, सो दिस इज 255, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 255. 17 into 15, so 8 into 15 students, 8 into 15 will be 120. 15 into 15 students will be 225. मान लो मुझे एक साइड पता होती 120. अब अगर मुझे पता है एक साइड 120, हाइपोटेन्यूज 255 है, तो मैं दूसरी साइड निकाल लेता, चाहे मैं ट्रिपलेट यूज करूं, चाहे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं. इफ आई न्यू वन ऑफ दी साइड्स, आई कुड हैव कैलकुलेटेड द अदर साइड ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल. वो कितनी आ जाती? वो 225 आ जाती. नाउ कैन आई से इफ आई टेक अदर टू साइड्स टू बी एक्स एंड वाई, आई नो एक्स प्लस वाई. अब आप देख सकते हैं मुझे यहां से एक्स प्लस वाई पता है, क्योंकि पेरीमीटर मुझे पता है 700 है. सो 225 प्लस 120 स्टूडेंट्स, दिस इज 345. 345 अगर मैं 700 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, आई गेट एक्स प्लस वाई इज 355. आई ऑल्सो नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज 255 का स्क्वायर. अब आप इन दोनों को यूज करेंगे, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी. But you can see here we have different set of values and here we have different set of values. So we'll have different areas in both the cases. और ऐसे infinite cases बन सकते हैं. तो statement 2 alone is also not sufficient. ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा है. थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसलिए थोड़ा लेंदी हो रहा है. तो statement 1 alone, statement 2 alone are not sufficient. Now let's combine both of them. So if I combine both of them, so let's draw a quadrilateral now. दिस एंगल 90, दिस एंगल 90. अब देखिए मुझे ये साइड भी पता है 110 है, मुझे ये डायगोनल भी पता है विच इज 255. Now students, we don't have to calculate area, we have to see whether we can calculate the area or not. Sufficient है ये इंफॉर्मेशन या नहीं. तो आई होप आप सबको पता लग रहा है कि अब हम एरिया निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं स्टूडेंट्स, ओके, यहां अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं इस ट्राइंगल में, आई विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस साइड. राइट, आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही. अब ये वैल्यू कितनी आएगी ये निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं इस वैल्यू को निकाल सकता हूं. रैंडमली मान लेता हूं, मान लो ये वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं ये वैल्यू आ रही है 160 फॉर एग्जाम्पल. तो अगर ये वैल्यू 160 आ रही है, नाउ आई हैव जस्ट एज्यूम्ड इट, तो कहने से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, और मेरे पास एक्स प्लस वाई भी है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 255 स्क्वायर. And I can also calculate x plus y because perimeter is 700. तो अगर मैं 700 में से 110 और 160 को माइनस कर दूं, so if I subtract 270 from 700, I'll get x plus y as 430. तो आप देखें कि क्योंकि मेरे पास दूसरी साइड भी आ गई है, तो मैं बाकी दोनों साइड्स भी निकाल सकता हूं. अब क्योंकि मेरे पास चारों साइड्स आ गई हैं, तो एग्जैक्ट एरिया भी आ जाएगा और मैं टोटल कॉस्ट भी निकाल सकता हूं. So students, combining both these statements, we will be able to calculate the area. So what will be the answer? 1 and together only. Option E will be the correct answer. I hope this question is clear to all of you.
Okay, students, so let us look at this question. A straight line L1 has the equation y is equal to k times x minus 1, where k is some real number. Straight line L1 intersects another straight line L2 at the point 5, 8. If L2 has a slope of 1, which of the following is definitely false? देखिए दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 5, 8 से, मतलब दोनों लाइन 5, 8 से पास हो रही है, राइट, बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 5, 8. अगर पहली इक्वेशन की बात करूं, y इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस 1, because this line is passing through 5, 8, so it will satisfy the given equation. तो मैं x की जगह 5 पुट कर दूंगा, y की जगह 8 पुट कर दूंगा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा. सो y की जगह मैंने 8 पुट किया, x की जगह 5 पुट किया, so you can see we'll get the value of k which comes out to be 8/4, that is 2. तो मेरे पास L1 की इक्वेशन आ गई, which is y is equal to 2 times x minus 1. ऐसे ही आप देखें जो L2 लाइन है उसकी स्लोप 1 है. लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, जहां स्लोप होती है m. तो L2 के लिए मैंने इक्वेशन मान ली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m जो कि स्लोप है वो 1 है. सो दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. एंड स्टूडेंट्स दिस लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 5, 8. तो मैं x की जगह 5, y की जगह 8 पुट कर दूंगा. सो 8 इज इक्वल टू 5 प्लस सी. c comes out to be 3. एंड if c is 3, इक्वेशन हमारी है y is equal to x plus c. तो L2 की इक्वेशन आ जाएगी which is y is equal to x plus 3. तो मेरे पास L1 की इक्वेशन भी है, L2 की भी इक्वेशन. अब आप देखें, आप एक एक करके ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स. हमें यहाँ पर एक ऑप्शन गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन दी y इंटरसेप्ट इज 6. अब y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन y एक्सिस को कहाँ काट रही है. बेसिकली x जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है ना, x जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है. तो अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो यहाँ से y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, -2. और यहां अगर मैं स्टूडेंट्स x की जगह 0 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो यहां y इंटरसेप्ट है -2, यहां y इंटरसेप्ट है 3. इनके बीच का आप डिस्टेंस देखिए कितना आ रहा है. सो डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड -2. सो 3 माइनस ऑफ -2, डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 5 यूनिट्स, राइट. क्योंकि बेसिकली y इंटरसेप्ट का है क्या मतलब है, x 0 है तो y -2 है ना, x 0 y -2. आप फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं, x 0 y -2. So this is one of the points, है ना, this is y intercept, x 0 y -2. और यहाँ y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. मतलब जब x 0 है तो y 3 है. तो अगर x 0 है y 3, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. सो x 0 y 3. नाउ यू कैन सी द डिस्टेंस. डिस्टेंस इज स्टूडेंट्स 5 यूनिट्स. लेकिन ऑप्शन में हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन दी y इंटरसेप्ट इज 6. सो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स. C हैज टू बी दी करेक्ट आंसर. आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है. Okay, students, so let us look at this question. For how many distinct real values of x does the equation below hold true? Consider a is positive. Okay, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है a पॉजिटिव है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर, देखिए log 16, 16 का मतलब है 2 पावर 4, राइट. सो आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर इंटू 4 log 2, बिकॉज 2 पावर 4 है तो 4 जो है वो log के फ्रंट में आ जाएगा. सो विल गेट 4 log 2 विद बेस a. Similarly, students, log 32. 32 is 2 power 5. So I can write it as 5 log 2. और बेस तो a ही है. Minus log 64 base a. Again, 64 is 2 power 6. I can write it as 6 times log of 2 with base a. Denominator में similarly मेरे पास आ जाएगा 5 times log of 2 with base a. Minus x is equal to 0. देखिए log 2 कैंसिल कर देंगे, सो विल गेट 4x स्क्वायर बाय 5. सिमिलरली यहां भी यार log 2 कैंसिल हो जाएगा, विल गेट -6/5 माइनस x इज इक्वल टू 0. इफ आई टेक LCM 5, स्टूडेंट्स, विल गेट 4x स्क्वायर minus 5x
-6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम रूट्स निकाल सकते हैं। आप देखिए प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें, प्रोडक्ट चाहिए -24, प्रोडक्ट चाहिए -24, सम चाहिए -5, है ना। सो वैल्यूज विल बी, मतलब मिडिल टर्म को मैं ब्रेक कैसे करूंगा, -8 + 3 में ब्रेक करूंगा, -8 + 3 में ब्रेक करूंगा। लेकिन अगर रूट्स निकालने हैं तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के नेगेटिव से दोनों को डिवाइड कर दे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के नेगेटिव से दोनों को डिवाइड कर दे। सो आई डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय -4। आप देखिए ये मेरे पास रूट्स आ जाएंगे। सो वन ऑफ द रूट्स विल बी 2, okay, one of the roots will be 2, and students the other root will be -3/4। तो देखिए दो वैल्यूज आ रही है एक्स की, लोगों ने आंसर डी मार्क कर दिया विच इज 2। बट यहां देखिए ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, क्योंकि इन्होंने ये तो बता दिया कि बेस पॉजिटिव है, राइट, इन्होंने ये बता दिया बेस पॉजिटिव है, लेकिन जो ए की वैल्यू है वो 1 भी तो हो सकती है। और अगर ए की वैल्यू 1 है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो लॉग डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि क्लासेस में भी ये चीजें हमने डिस्कस करी, आप सबको पता ही होगा कि बेस पॉजिटिव तो होना ही चाहिए लेकिन 1 नहीं हो सकता। या तो इनको इस क्वेश्चन में देना चाहिए था कि बेस इज नॉट इक्वल टू 1। अब वो इन्होंने नहीं दिया, मतलब बेस 1 हो सकता है, और अगर बेस 1 होगा तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, तो फिर एक्स की वैल्यूज आप निकाल ही नहीं सकते, राइट। तो इसका आंसर हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, आयो मेरी बात सबको समझ में आ रही है। अगर तो ए की वैल्यू 1 है तो फिर एक्स की वैल्यूज निकाल नहीं सकते आप, और अगर ए की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। सो यू डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, students, so let us look at this question. In a computer game, each move requires pressing a button. When the button is pressed for the first time as a move, the computer randomly chooses a cell from 4x4 grid of 16 cells and puts an X mark on that cell. When the button is pressed subsequently, the computer randomly chooses a cell from the remaining unmarked cell and puts an X mark on that cell. This goes on till the end of the game. The game ends when either all the cells in any one row or all the cells in any one column are marked with X. What is the maximum possible number of times a player has to press the button to finish the game? देखिए गेम तब खत्म होगी जब कोई एक रो कंप्लीटली भर जाएगी या कोई एक कॉलम कंप्लीटली भर जाएगा। ठीक है, तो पहले 4x4 ग्रिड बना लेते हैं यार। सो दिस इज द 4x4 ग्रिड। अब पहले मैं जितने भी एक्स फिल कर रहा हूँ हर एक रो में फिल कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा एम होना चाहिए कि कोई भी रो कंप्लीटली फिल ना हो। तो पहली रो में यार मैंने पहले तीनों सेल एक्स से फिल कर दिए, एक्स एक्स एक्स। अब दूसरी रो में भी 3 एक्स आ सकते हैं। अब आप कोशिश करें कि जो पहली रो में आपने 3 सेल फिल करें, एग्जैक्टली वही 3 सेल दूसरी रो में आप फिल ना करें, है ना। सो व्हाट आई डू इज, पहली वाली रो में मैंने चौथे वाले सेल को एम्प्टी रखा था, दूसरी वाली रो में मान लेता हूं थर्ड वाला सेल एम्प्टी है, तो मैंने फर्स्ट वाले में एक्स फिल कर दिया, सेकंड वाले में एक्स फिल कर दिया, फोर्थ वाले में एक्स फिल कर दिया। देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कोई कॉलम भी कंप्लीटली फिल ना हो। अब थर्ड वाली रो में सेकंड वाला सेल में एम्प्टी रख रहा हूं, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाली रो में मैंने फोर्थ वाले सेल को एम्प्टी रखा, सेकंड वाली रो में मैंने थर्ड वाले सेल को एम्प्टी रखा, थर्ड वाली रो में मैं सेकंड वाले सेल को एम्प्टी रख रहा हूं। तो पहले वाले सेल में एक्स आ गया, तीसरे वाले सेल में एक्स आ गया, और चौथे वाले सेल में एक्स आ गया। देखिए इससे क्या हो रहा है कि मेरा कोई भी कॉलम भी फिल नहीं हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम टू द फोर्थ रो। फोर्थ रो में मैं पहले वाले सेल को खाली रख रहा हूं, दूसरे में एक्स आ गया, तीसरे में एक्स आ गया, चौथे में एक्स आ गया। नाउ जस्ट लुक एट द फिगर, नो रो इज कंप्लीटली फिल्ड, नो कॉलम इज कंप्लीटली फिल्ड येट। नाउ द मोमेंट यू पुट एक्स इन एनी ऑफ द सेल्स, बचे हुए जो 4 सेल हैं उनमें से आप किसी में भी अब एक्स को फिल करेंगे ना, तो रो या कॉलम कंप्लीटली फिल होगा ही होगा। सो till now we have used 12x and no row or column is completely filled. So जैसे ही अब मैं अगला x फिल करूंगा तो रो या कॉलम कोई ना कोई फिल हो जाएगी। सो आंसर शुड बी 12 + 1 13। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
Okay, students, so let us look at this question. There are 5 dustbins along a circular path at different places. Ramesh takes multiple rounds of path every morning, always at the same speed. He noticed that it took him a different number of steps to walk between any 2 consecutive dustbins. Ramesh also noticed that starting from any of the dustbins, it took a minimum of 800 steps to reach every second dustbin and maximum of 1260 steps to reach every third dustbin. Ramesh's step size is 0.77 meters. Width of the path is negligible. Which of the following can be the radius of the circular path? तो पहले तो यार फिगर बना लेते हैं. So let's assume this is the first dustbin, this is the second dustbin, this is the third dustbin, fourth dustbin, and let's say this is the fifth dustbin. Now distance between the first and the second, let's assume it to be A. ऐसे ही सेकंड और थर्ड के बीच के डिस्टेंस को मैंने B मान लिया, and then C, D, and E. Now let's use this condition. It takes him a minimum 800 steps to reach every second dustbin. तो मान लो ये अगर फर्स्ट डस्टबिन है और फर्स्ट डस्टबिन से उसने जाना है थर्ड डस्टबिन पे, फर्स्ट डस्टबिन से थर्ड डस्टबिन पे जाना है, राइट? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी A plus B, and this is minimum 800, so this is greater than equal to 800. And similarly, students, I can say B plus C should also be greater than equal to 800. C plus D should also be greater than equal to 800. D plus E should also be greater than equal to 800. And last pair, students, will be E plus A. This should also be greater than equal to 800. Now adding all of them, you can see each variable is coming twice. So twice of A plus B plus C plus D plus E. Students, this is greater than equal to 4000. Or I can say A plus B plus C plus D plus E will be greater than equal to 2000. तो बेसिकली ये जो सर्कमफ्रेंस है ना, क्योंकि A plus B plus C plus D plus E is actually the circumference. This is greater than or equal to 2000 steps. ठीक है, ये steps के फॉर्म में आया है. Now if I use the second condition, it takes a maximum of 1260 steps to reach every third dustbin. तो मान लो उसने फर्स्ट डस्टबिन से फोर्थ डस्टबिन पे जाना है ना, फर्स्ट से फोर्थ डस्टबिन पे जाना है. सो कहने से डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी A plus B plus C, and this is maximum of 1260, so this is less than equal to 1260. अब ऐसे ही यार अगर मैं एक दूसरा ट्रिपलेट देखूं, दैट वुड बी B plus C plus D. दिस शुड ऑल्सो बी लेस देन 1260. C plus D plus E, students, should also be less than 1260. ठीक है, आई होप आप लोगों को पैटर्न पता लग रहा है, फिर भी मैं एक एक चीज लिख रहा हूं. Each variable, students, you can see is going to come thrice. D plus E plus A will also be less than 1260, and last such triplet will be E plus A plus B. This should also be less than 1260. Each variable, students, is coming thrice, है ना. आप देख सकते हैं A 3 बार आ रहा है, A B और C के साथ भी आ रहा है, A D और E के साथ भी आ रहा है, A E और B के साथ भी आ रहा है. तो ऐसे ही हर एक वेरिएबल 3 बार आ रहा है. सो इफ आई एड ऑल ऑफ देम, I can say thrice of A plus B plus C plus D plus E will be less than equal to, students, 5 into 1260, है ना. डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 into 1260. एक काम करते हैं, पूरी इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड भी कर देते हैं. सो 3 into 42 is 126. We'll get 420 into 5. That means A plus B plus C plus D plus E should be less than equal to 2100. अब देखिए अल्टीमेटली तो पेरीमीटर ही है ना, A plus B plus C plus D plus E, और पेरीमीटर क्या होता है 2 pi r. तो यहां मैं आई नीड सम स्पेस, आई राइट डाउन हेयर 2 pi r, students, 2 pi r, which is the circumference. नाउ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 स्टेप्स. हाँ, तो एक स्टेप आप देखें 0.77 मीटर्स का है. आई कैन से 2 pi r, स्टूडेंट्स, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2000. Okay, 2000 into 0.77, and 2 pi r, students, should be less than equal to 2100 into 0.77. अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं यार.
2000 into 0.77 students, I can say it is 20 into 77. Okay, let's write it 20 into 77. 20 into 77. It is less than equal to 2 pi r. Let us write it as 2 into 22 by 7 into r. And this is less than equal to, I can say 2100 into 0.77 is 21 into 77. अब देखिए काफी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, उनको कर लेते हैं. हर जगह मैंने 11 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हर जगह 11 का मल्टीपल है. 11 into 7 is 77. 11 into 2 students is 22. 11 into 7 is 77. So let's calculate it now. 20 into 7 students is 140. This is less than equal to 2 into 2 by 7 into r. That means 4 by 7 r. And this is less than equal to, students, 21 into 7 is 147. तो पूरी इनइक्वालिटी को स्टूडेंट्स 7/4 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, 7/4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आर की रेंज आ जाएगी. सो आई कैन से स्टूडेंट्स, आई राइट डाउन हेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 140. ठीक है, पूरी इनइक्वालिटी को मैंने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 140 इंटू 7/4 एंड विल बी लेस देन इक्वल टू 147 इंटू 7/4. हमारे पास आर की रेंज आ जाएगी. सो इफ यू कैलकुलेट स्टूडेंट्स, 4 into 35 is 140. 35 into 7, 35 into 7 students comes out to be 245. So R is greater than equal to 245 and less than equal to, let's calculate this. 147 into 7 students will be 980 and 49, 1029 by 4. 1029 by 4, if you calculate approximately students, 1029 by 4 comes out to be around 257.25, right? So I'll write down 257. तो मैं कह सकता हूं कि R की जो रेंज है वो 245 से 257 तक होनी चाहिए. Now if you look at the options in this range, students, there is only one option, so 250, option C will be the correct answer. थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आई हैव रिटन डाउन ईच एंड एवरी स्टेप. आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है. Okay, students, so let us look at this question. 8 employees of an organization have been rated on a scale of 1 to 50 for their performance. All ratings are integers. Overall rating of the 8 employees is 30, while the 5 employees with the highest ratings average 38. The 5 employees with lowest ratings average 25. Which of the following is definitely false? मान लेते हैं इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, छोटे से बड़ा, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू सबसे छोटी और राइट मोस्ट वाली सबसे बड़ी. Now let's use the given information, students. 8 लोगों की एवरेज 30 है, तो 8 लोगों का टोटल हो जाएगा 8 into 30, 240. हमें गिवन है हाईएस्ट 5 की जो एवरेज है वो 38 है. सो हाईएस्ट 5 की अगर एवरेज 38 है तो हाईएस्ट 5 का टोटल कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 38 into 5, विच इज 190, राइट. और हमें ये भी गिवन है लोएस्ट 5 की जो एवरेज है वो 25 है, तो लोएस्ट 5 का टोटल कितना हो जाएगा? लोएस्ट 5 का टोटल स्टूडेंट्स विल बी 25 into 5, विच इज 125. अच्छा, अब देख लेते हैं यहां से हम क्या क्या फिगर आउट कर सकते हैं. कहने से स्टूडेंट्स, फ्रॉम 240 if I subtract 190, फ्रॉम 240 if I subtract 190, तो लोएस्ट 3 का टोटल आ जाएगा मेरे पास. तो लोएस्ट 3 का टोटल कितना आ गया? 50 आ गया. और क्योंकि लोएस्ट 5 का टोटल 125 था, लोएस्ट 3 का टोटल 50 है, 125 में से स्टूडेंट्स अगर मैं 50 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 125 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो दिस हैज टू बी, स्टूडेंट्स, मिडिल दो वैल्यूज का टोटल 75 होगा ही होगा. और यार अगर 190 में से मैं इन 75 को माइनस कर दूं तो जो हाईएस्ट 3 है, जो हाईएस्ट 3 है उनका टोटल स्टूडेंट्स 115 होगा ही होगा. सो what I have figured out is लोएस्ट 3 का टोटल 50 है, मिडिल 2 का टोटल 75 है, हाईएस्ट 3 का टोटल 115 है. अब देखिए, अगर मैं सिर्फ हाईएस्ट 5 वालों पे फोकस करूं, जो हाईएस्ट 5 है उन पे अगर मैं फोकस करूं, उनकी एवरेज 38. नाउ लेट्स एज्यूम ईच ऑफ द हाईएस्ट 5 वैल्यूज टू बी 38, though it is not possible, but
वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मान लेता हूं इन सब की वैल्यू 38, क्योंकि एवरेज 38 है तो मैंने सबको 38 मान लिया। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मिडिल वाले जो दो हैं उनका सम 75 है, मिडिल वाले जो दो हैं उनका सम 75 है, हमारे जो मिडिल वाले टू हैं उनका सम 76 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी एक को हमें एक से कम करना पड़ेगा, राइट। जो मिडिल दो वैल्यूज हैं उनमें से किसी एक वैल्यू को मुझे एक से कम करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहां वाला जो 38 है उसको मुझे 37 लेना ही पड़ेगा। अब क्योंकि यहां पर मैंने वन का डिक्रीज किया है, राइट, तो मुझे किसी को वन से बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि जो हाईएस्ट पांच है उन सबको मैंने 38 एज्यूम किया था। तो अगर किसी एक को मैंने 38 से 37 किया है तो किसी दूसरे को मुझे 38 से 39 करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो राइट मोस्ट वाला जो है वहां 38 की जगह क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। ये मैंने एक पॉसिबल केस लिया है, 37, 38, 38, 38, 39। अब आगे अगर आप देखें, you'll come to know that there is no other possibility for these highest 5 ratings। ये जो हाईएस्ट 5 की रेटिंग्स हमने निकाली है इसके अलावा और कोई पॉसिबल है नहीं। नाउ लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। देखिए मिडिल दो को मैंने क्या लिया, 37 और 38। अब मान लो मिडिल दो की जगह, मिडिल दो जो है 37 38 की जगह, मान लो 37 की जगह मैं 36 ले लेता हूं। तो अगर 37 की जगह मैं 36 ले रहा हूं क्योंकि मिडिल वाले दो का टोटल 75 है तो यहाँ 39 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, कहने से जो हाईएस्ट तीन है उनकी वैल्यू कम से कम 39 तो होगी ना। जो हाईएस्ट तीन है उनकी वैल्यू कम से कम तो 39 लोगे। नाउ इवन इफ यू टेक 39 विच इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, even if I take each of them to be 39 which is the minimum possible value, आप देखिए ये जो टोटल है स्टूडेंट्स ये 115 से ज्यादा हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है हाईएस्ट पांच की रेटिंग की जो हमने इनिशियली निकाली है। इसके अलावा हाईएस्ट पांच वालों की रेटिंग्स की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेट मी गिव यू another एग्जांपल। मान लो मैं यहां पर जो मिडिल वाले दो हैं 36 की जगह मान लो मैं 35 कर देता, तो कहने से बिकॉज मिडिल दो का सम 75 है देन दिस वुड हैव बीन 40। एंड नाउ कहने से हाईएस्ट वाले जो तीन है उनकी वैल्यू कम से कम 40 तो आप लोगे ही लोगे। इवन इफ यू टेक दिस टू बी 40 40 40, हाईएस्ट तीन का टोटल 120 हो जाएगा। लेकिन हाईएस्ट तीन का टोटल होना कितना चाहिए, 115 होना चाहिए। सो दैट मीन्स देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। तो ये जो पहला वाला केस है उसमें जो हमने हाईएस्ट पांच की रेटिंग निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन है विच इज डेफिनेटली फॉल्स। अब आप देखिए बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं एक एक करके और उनको गलत प्रूफ कर सकते हैं। बट अगर आप आखिरी ऑप्शन देखें उसमें गिवन है हाईएस्ट रेटिंग ऑब्टेन्ड इज 40, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं गलत है क्योंकि हाईएस्ट रेटिंग ऑब्टेन्ड विल बी 39। सो स्टूडेंट्स ई विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, students, so let us look at this question. Arun selected an integer x between 2 and 40, both inclusive. He noticed that the greatest common divisor, that means the HCF, of the selected integer x and any other integer between 2 and 40, both inclusive, is 1. How many different choices for such an x are possible? तो पहले यार मैं आप सबको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए रेंज जो है वो 2 से लेकर 40 तक है, मतलब इसमें से ही मुझे x की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 सिलेक्ट किया, अब यू हैव टू चेक क्या टू बाकी जितने भी नंबर्स बचे हैं उन सबके साथ को प्राइम है। अब देखिए बाकी सबके साथ को प्राइम कब होगा, कोई भी नंबर टू का मल्टीपल नहीं होना चाहिए ना। लेकिन आप देखिए जो हमारी रेंज है 2 से लेकर 40 तक उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं जो 2 के मल्टीपल हैं, जैसे 4 6 8, है ना। तो ये जो 2 लिया है मैंने ये सबके साथ को प्राइम नहीं है क्योंकि 2 के मल्टीपल और भी हैं इस लिस्ट में। What does it mean? It means that x cannot be 2. Okay, x cannot be 2. Now basically you cannot take any multiple of 2. x जो है वो किसी भी 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता। Let me give you another example. मान लो आपने x is equal to 4 लिया, तो क्या 4 बाकी सबके साथ को प्राइम है? बिल्कुल नहीं। 4 बाकी सबके साथ को प्राइम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 4 एक 2 का मल्टीपल है और हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं इस रेंज में जो 2 के मल्टीपल हैं। तो 4 जो नंबर हम सिलेक्ट कर रहे हैं
वो सबके साथ को प्राइम नहीं है. सो दैट मीन्स यू कैन नॉट सिलेक्ट x which is a multiple of 2. X can never be a multiple of 2. Similarly, students, can you take x is equal to 3? You cannot take x is equal to 3 because there are many other numbers which are multiple of 3. For example, 6, 9, 12. तो 3 जो है वो बाकी सबके साथ को प्राइम नहीं है, इसलिए आप 3 को भी नहीं ले सकते, है ना. तो अब 2 के मल्टीपल भी आप कोई नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा 2 के मल्टीपल है. आप 3 का मल्टीपल भी कोई नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा 3 के मल्टीपल है. क्या हम x इज इक्वल टू 5 ले सकते हैं? यू कैन नॉट टेक x इज इक्वल टू 5 क्योंकि 5 के मल्टीपल हमारे पास और भी हैं. 5 and 10 they are not co-prime. 5, 15 they are not co-prime. Similarly, can we take x is equal to 7? Again, not possible because 7 के मल्टीपल और भी है हमारे पास. So x cannot be 7. Similarly, students, x cannot be 11 क्योंकि 11 के मल्टीपल भी हमारे पास और हैं लिस्ट में. 11 सबके साथ को प्राइम नहीं होगा. x cannot be a multiple of 13 क्योंकि 13 के मल्टीपल भी हैं 26, 39 एंड सो ऑन. x cannot be a multiple of 17, right? X cannot be a multiple of 19 because we already have 38 there. Now, which is the next prime number? 19 के बाद प्राइम नंबर जो आता है वो 23. Yes, x can be 23 students. आप देखिए 23 एक प्राइम नंबर है, राइट? और 23 का जो मल्टीपल है वो 46 है. 46 इस रेंज में तो आ नहीं रहा है, राइट? तो इसका मतलब है 23 बाकी सारे नंबर्स के साथ को प्राइम होगा. सो 23 हम ले सकते हैं. सिमिलरली स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 23 इज 29. ये भी ले सकते हैं. I can take 31 as well and I can take 37 as well. So there are 4 possibilities. तो बेसिकली बस हमें ये चेक करना था कि 20 से बड़े कितने प्राइम नंबर हैं जो इस रेंज में आ रहे हैं. सो 23, 29, 31, 37. These are the 4 possibilities. So option C is the correct answer. I hope ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है. Okay, students, so let us look at this question. An industrial robot manufacturing company is tasked to design humanoid robots to be used in warehouses where the robots need to pick items from a stack of shelves. The height of the topmost shelf from the ground is 7 feet. Okay, very important information. Height of the topmost shelf from the ground is 7 feet. To operate, the robot has to move on a track running parallel to the stack of shelves. The track is fixed 1 foot away from the base of the stack of shelves. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं रोबोट और शेल्फ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 1 फुट. रोबोट कैन नॉट बेंड इट्स आर्म बाय मोर देन 60 degrees फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन. Now robot's arms are attached to its shoulder. What should be the minimum height of the robot from the ground to the shoulder for its arm to reach the topmost shelf? देखिए सॉल्व करना है तो 2D फिगर बनाएंगे तभी जल्दी हम सॉल्व कर पाएंगे. So let's assume this is 7 feet. Okay, this is the topmost shelf. This is the ground. So this is 7 feet. Now distance between the robot and the shelf is 1 foot. तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 1 फुट है. अब देखिए रोबोट की अपनी कुछ हाइट है, राइट? रोबोट की अपनी कुछ हाइट है जो हमें कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स अज्यूम दिस इज द शोल्डर ऑफ रोबोट एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड वी हैव टू फाइंड दिस हाइट. अब देखिए रोबोट के जो आर्म्स है वो उसके शोल्डर पे ही अटैच्ड है और उसके जो आर्म्स है वो टॉप मोस्ट शेल्फ पे पहुंचने चाहिए. उसके जो आर्म्स है वो टॉप मोस्ट शेल्फ पे पहुंचने चाहिए. So they are forming some angle, right? They are forming some angle. And angle cannot be more than 60 degrees. So this angle, students, I'll take it to be 60 degrees. And this is the distance we need to calculate. Okay, let me highlight it with a different color. तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है ब्लैक वाला. अब देखिए ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 30 डिग्रीज. एंड इफ दिस इज 1 फुट, दिस डिस्टेंस स्टूडेंट्स, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 1 फुट हो जाएगा. अब देखिए अगर 30 के सामने 1 आ रहा है तो 60 के सामने क्या आएगा? रेशियो होता है 30 के सामने 1, 60 के सामने √3. सो स्टूडेंट्स दिस डिस्टेंस विल बी √3, है ना? और ये पूरा डिस्टेंस 7 था, पूरा डिस्टेंस 7 था. तो कहने से दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट्स, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी 7 माइनस √3 क्योंकि 7 जो थी वो पूरी हाइट थी.
तो 7 में से अगर मैं √3 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, इफ दिस इज 7 माइनस √3, दैट मीन्स रोबोट की हाइट विल ऑल्सो बी 7 माइनस √3. Option E is the correct answer. I hope this is clear to all of you. Okay, students, so let us look at this question. A solid trophy consisting of two parts has been designed in the following manner. The bottom part is a frustum of a cone with the bottom radius 30, the top radius 20, and the height is 40. While the top part is a hemisphere with radius 20 centimeter. Moreover, the flat surface of the hemisphere, it is same as the top surface of the frustum. Entire trophy is to be gold plated at the cost of rupees 40 per square centimeter. What would be the cost for gold plating be closest to? तो सबसे पहले तो यार फिगर बना लेते हैं. तो हमें गिवन है कि ट्रॉफी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. बॉटम पार्ट इज द फ्रस्टम ऑफ अ कोन. तो पहले फ्रस्टम बना लेते हैं. तो दिस इज हाउ द फ्रस्टम लुक्स लाइक. फर्दर हमें ये भी गिवन है द बॉटम रेडियस इज 30. सो दिस इज 30 स्टूडेंट्स. ये जो रेडियस है ये हमें गिवन है 20. Height is given 40. So this height, this is 40. Now it is also given that the top part is a hemisphere with radius 20. So this is how hemisphere looks like. ठीक है. और ये जो हेमिस्फेयर है इसका रेडियस 20 है. इट इज ऑल्सो गिवन दैट द फ्लैट सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर इट इज सेम एज द टॉप सरफेस ऑफ द फ्रस्टम. अब देखिए, अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. राइट, आई हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम. ठीक है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मतलब फ्रस्टम का सिर्फ बेस को छोड़ करके जो बाकी एरिया उसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज, आई राइट डाउन द फॉर्मूला, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल. एल इज द स्लांट हाइट. अब यहां पर देखें, कैपिटल आर और स्मॉल आर तो हमें गिवन है 30 और 20. एल मतलब ये स्लांट हाइट. सो दिस इज एल. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ टू कैलकुलेट एल, है ना. स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, फ्रस्टम की जो हाइट है उसका स्क्वायर, प्लस जो रेडियस के डिफरेंस है उनका स्क्वायर. तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर. Now, if I use this formula, students, I can say L square will be equal to 40 का स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना. तो रेडियस का डिफरेंस यहाँ कितना है 10. सो आई कैन से 10 का स्क्वायर. फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स विल गेट L इज इक्वल टू रूट ऑफ 1700, मतलब 10 टाइम्स √17. Now I can calculate the curved surface area of the frustum. That would be pi into, now capital R plus small r, students, will be 30 plus 20, and slant height we have calculated 10 times √17. तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया. ठीक है. टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो पहले मैं बेस एरिया निकाल लेता हूँ. फ्रस्टम के बेस का एरिया, दैट इज सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर विल गेट 900 पाई. और ऐसे ही अगर मैं यार मुझे हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. सो 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू पाई इंटू 20 का स्क्वायर विच इज 400. सो फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू गेट 800 पाई. बस अब ये तीनों एरियाज ऐड करने. आप देखें, 100 पाई मैं तीनों से कॉमन ले सकता हूँ. राइट, 100 पाई मैं तीनों से कॉमन ले सकता हूँ. तो 100 पाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या क्या बचेगा. यहां से आप देखिए, दिस इज 500 √17 पाई. 500 √17 पाई, तो 5 √17 आ जाएगा. यहां से 800 आ जाएगा स्टूडेंट्स. 8 पाई आ जाएगा. राइट, 800 पाई. सो आई विल टेक 8. 900 पाई आई विल गेट 9. सो 100 पाई into 17 plus 5 times √17. Pi is 3.14. So 3.14 into 100, I can say is 340. √17 students is approximately 4.1. So 4.1 into 5 will be 20.5. So this will be my total surface area, which is 314
इंटू 37.5, और अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी, सो आई मल्टीप्लाइड बाय 40. सो स्टूडेंट्स, दिस विल बी द आंसर. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 314 इंटू 40 विल बी 12560. सो 12560 इंटू 37.5, if you calculate, students, it comes out to be option E, which is 473000. तो थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है ये क्वेश्चन, राइट? बाकी अगर आपको फॉर्मूला आता तो आप कर सकते थे. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. Okay, students, so let us look at this question. If A, B, and C are all positive integers with 4a greater than b, which of the following condition is both necessary and sufficient for this expression to be positive integer? अब देखिए, जो हमें एक्सप्रेशन दिया है ना, वो किसी चीज का क्यूब रूट गिवन है. तो क्यूब रूट के अंदर वाली जो चीज है, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ. सो 3 पावर 8, 21 को ब्रेक कर लेते हैं 3 और 7 में. विल गेट 3 की पावर 3a माइनस बी इंटू 7 की पावर 3a माइनस बी. 49 स्टूडेंट 7 का स्क्वायर है. सो 7 का स्क्वायर उस पूरे की पावर 2b+c. सो आई कैन से 7 की पावर 4b+2c आ जाएगा. देखिए, इस पूरे की पावर 1/3 है क्योंकि क्यूब रूट है. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. आई गेट 3 की पावर 4a माइनस बी इंटू 7 की पावर में आप देखिए मेरे पास 3a आ जाएगा, +3b आ जाएगा और +2c आ जाएगा. और इस पूरे की पावर स्टूडेंट्स 1/3. अब आप देखिए 3 की पावर 4a माइनस बी को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4a माइनस बी स्टूडेंट्स, इसको जब मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इंटीजर कब आएगा? 4a माइनस बी इंटू 1/3 इंटीजर आना चाहिए, तभी तो हमारा आंसर इंटीजर बनेगा. तो 4a माइनस बी इंटू 1/3, फॉर दिस टू बिकम इंटीजर 4a माइनस बी हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3. अब ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि इसका 3 का मल्टीपल होना जरूरी है. देखिए, अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो फिर हमारा आंसर इंटीजर नहीं आएगा. सो 4a माइनस बी 3 का मल्टीपल होना चाहिए. सिमिलरली स्टूडेंट्स, 7 की जो पावर है यहाँ 3a+3b+2c, इसको भी तो हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके इंटीजर कब आएगा? जब 3a+3b+2c, ये भी स्टूडेंट्स 3 का मल्टीपल होना जरूरी है. तो दीज आर नेसेसरी कंडीशंस, ऐसा होना जरूरी है. अब देखिए, ऑप्शन ऐसा हमें कोई भी नहीं गिवन है. अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, 4a माइनस बी को मैं ब्रेक कर सकता हूं ऐसे 3a+a-b में. मतलब 4a में से मैंने 3a को अलग कर दिया, a को अलग कर दिया. सो 4a माइनस बी बिकम्स 3a+a-b. 3a+a-b कहने से a कुछ भी हो, क्योंकि a एक पॉजिटिव इंटीजर है, a कुछ भी हो, 3a ये तो 3 का मल्टीपल है ही. 3a विल डेफिनेटली बी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो मेरा ओवरऑल अब एम क्या होना चाहिए कि a-b ये 3 का मल्टीपल होना जरूरी है. अब ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि a-b 3 का मल्टीपल होना जरूरी है, क्योंकि 3a तो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, a की वैल्यू पे वो डिपेंड ही नहीं करता. बट a-b शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. नाउ दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन. सिमिलरली स्टूडेंट्स, देखिए 3a भी तो 3 का मल्टीपल है, 3b भी 3 का मल्टीपल है. तो a की वैल्यू कुछ भी हो, ये भी 3 का मल्टीपल, b की वैल्यू कुछ भी हो, ये भी 3 का मल्टीपल. अब ये वैल्यू 3 का मल्टीपल कब बनेगी? फॉर 2 इंटू सी टू बिकम अ मल्टीपल ऑफ 3, सी ऑल्सो हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3. नाउ दिस इज ऑल्सो नेसेसरी कंडीशन. सो a-b भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए और c भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए. ये नेसेसरी कंडीशन है. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी. अब आप में से कई लोगों को डाउट होगा, वो मैं क्लियर कर देता हूं कि ऑप्शन सी भी तो सही है. ए, बी और सी, ध्यान से सुने मेरी बात, अगर ए, बी और सी तीनों 3 के मल्टीपल है तो भी तो आंसर इंटीजर आएगा. आएगा, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे, आएगा. तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये सफिशियंट है. ये सफिशियंट है जिससे हमारा आंसर इंटीजर आएगा, पर ये नेसेसरी नहीं है. नाउ लेट मी प्रूव इट टू यू गाइस व्हाई दिस कंडीशन इज नॉट नेसेसरी. अभी देखो, मैंने प्रूफ किया कि a-b 3 का मल्टीपल होना चाहिए. मान लो आप a की जगह 4 पुट कर दें, आप a की जगह 4 पुट कर दें और b की जगह 1 पुट कर दें. नाउ इफ आई पुट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स, है ना, आप a की जगह 4 पुट करें, b की जगह 1 पुट करें, तो आप देखेंगे कि ये चीज
3 का तो मल्टीपल बन ही रही है ना, ए की जगह 4, बी की जगह 1 पुट करिए, 15 आ रही है, 3 का तो मल्टीपल बन रहा है, तो मेरा आंसर इंटीजर आ जाएगा। लेकिन अब आप देखिए, जब मैंने ए को 4 लिया, बी को 1 लिया, मैंने उनको 3 का मल्टीपल नहीं लिया है। सो दैट मीन्स ए इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बी इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये जो सी ऑप्शन है, ये नेसेसरी नहीं है कि ए 3 का मल्टीपल होगा ही और बी भी 3 का मल्टीपल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? इसलिए हमारा आंसर सी नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।